हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को लेकर रहा हूँ इंटर का जो कि है चैप्टर अवयव। ठीक ना। तो आज हम लोग अवयव के बारे में जानेंगे कि अवयव क्या होता है। तो आज बेसिक से प्रारंभ करेंगे अवयव का, यानी कि मैट्रिक्स। ठीक ना। तो मैट्रिक्स क्या होता है, आज इसके बारे में हम आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो अवयव है यह जो है क्लास इंटर का है, यानी 12वीं का है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे परीक्षाओं में सवाल आता है कम से कम 7 एवं 8 नंबर के बीच में। ठीक ना। तो इसलिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बन जाता है 12वीं क्लास के लिए। तो अब देखिए अवयव क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखिए, सर्वप्रथम हम अवयव की परिभाषा को जानेंगे कि अवयव की परिभाषा क्या होती है, आखिर अवयव कहा किसे जाता है। तो देखिए अवयव क्या होता है, ध्यान सुनिए। अवयव संख्याओं या फलनों का, ठीक ना, ध्यान सुनिएगा। अवयव जो है संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए यहाँ पर कि अवयव जो है संख्याओं या फलनों का जो है आयताकार क्रम विन्यास होता है, और अवयव को जो है हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ठीक ना। और अवयव को हमेशा अंग्रेजी कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है, जैसे ए से ABC। ठीक ना। यहां पर मैं लिखता हूं ABC डॉट डॉट डॉट। तो कैपिटल लेटर से जो है अवयव को दर्शाया जाता है, और अवयव के अवयवों को किससे दर्शाया जाता है, तो अंग्रेजी के स्मॉल लेटर द्वारा। ठीक ना। यानी कि ABCDEFGHI डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट आप दे सकते हैं। यानी कि अवयव के अवयवों को किससे दर्शाया जाता है, तो अवयव के अवयवों को आप दर्शाते हैं अंग्रेजी के स्मॉल लेटर द्वारा, और अवयव को ही आपको दर्शाना होगा तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा दर्शाएंगे। तो आपको अवयव की परिभाषा एक बार और ध्यान सुन लेनी चाहिए कि अवयव फलनों या संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास होता है। ठीक ना। अवयव जो है फलनों या संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास होता है। तो यहाँ पर देखिए एक अवयव है ABCDEFGHI। ठीक ना। तो देखिए आयताकार क्रम विन्यास है, अवयव है। यहाँ पर देखिए संख्याएं भी मैं ले सकता हूं, जैसे 1 2 3 4 6 8 और 2 4 5। ठीक। तो इस प्रकार से यह एक अवयव है। अवयव इस प्रकार से भी मैं ले सकता हूं 1 2 3 4। तो अवयव आपको समझ में आ गया कि अवयव की परिभाषा क्या होती है। तो अवयव की परिभाषा एक बार और सुन लीजिए। अवयव फलनों या संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास होता है। अब देखिए अवयव के प्रकार होते हैं। तो अवयव के प्रकारों को आप जान लीजिए। तो सर्वप्रथम हम बताएंगे इसमें अवयव में एक दो और महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें। देखिए जैसे मैं एक अवयव ले रहा हूं 2 4 6 3 2 5 और 4 3 7। ठीक। तो यह एक अवयव है। तो देखिए इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जैसे भिन्नों में अंश एवं हर होता है, उसी प्रकार इसमें भी दो महत्वपूर्ण चीज होती है। स्तंभ, एक होता है स्तंभ और एक होता है पंक्ति। ठीक ना। पंक्ति तो स्तंभ यानी कि कॉलम, तो इसे सी से भी दर्शाया जाता है। जैसे यहां पर मैं इसे सी से दर्शा सकता हूं स्तंभ को। और पंक्ति को किससे दर्शाया जाता है, तो आर से, यानी कि रो। ठीक ना। यानी कि इसमें स्तंभ और पंक्ति इनको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे भिन्नों में अंश एवं हर को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार अवयव में स्तंभ एवं पंक्ति को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यानी कि आवश्यक है। तो अब देखिए स्तंभ किसे कहते हैं। तो आव्यूह में जो खड़ी लाइनों में होते हैं उन्हें हम स्तंभ कहते हैं। स्तंभ का मतलब खंबा, और खंबा हमेशा खड़ा रहता है। तो देखिए यहाँ पर 3 खड़ी लाइनों के रूप में है। आप देख सकते हैं 3 खड़ी लाइनें हैं, 4 3 7, 3 2 5 और 2 4 6। तो 3 खड़ी लाइनें हैं इसमें। अब इसके बाद देखिए पंक्ति। पंक्ति यानी कि क्षैतिज। तो क्षैतिज क्रम में देख लीजिए इन्हें। तो स्तंभ और पंक्तियों की संख्या आप गिन सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्तंभों की संख्या कितनी है। तो यदि ऊपर से गिनेंगे आप तो देखिए 1 2 3, तो स्तंभों की संख्या आपको प्राप्त होगी। और बगल से यानी साइड से आप गिनेंगे तो आपको पंक्तियों की संख्या मिलेगी। तो देखिए साइड से गिनी 1 2 3, तो यानी कि इसमें स्तंभ एवं पंक्ति दोनों की संख्या समान है, यानी कि 3 स्तंभ भी है। स्तंभों की संख्या कितनी है, तो स्तंभों की संख्या 3 है। और पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो पंक्तियों की संख्या भी 3 है। ठीक, तो देखिए इस आव्यूह में जो है स्तंभों की संख्या 3 और पंक्तियों की संख्या भी 3 है। अब इसके बाद देखिए एक और आव्यूह हम ले सकते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे 1 2 3 4, 2 4 5 7। अब देखिए इसमें पंक्तियों में स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंक्तियों में स्तंभों की संख्या ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है कि आप ऊपर से गिन लीजिए कितने अंक है। तो 1 2 3 4, तो कुल कितने लाइनें हैं, 4 ऊपर से गिनने पर। ठीक ना, ऊपर से या फिर नीचे से गिनेंगे तो आपको जो संख्याएं प्राप्त होंगी वह स्तंभों की संख्या प्राप्त होगी। देखिए यहां से गिन रहा हूं मैं 1 2 3 और 4, तो यह हुई आपकी स्तंभों की संख्या। तो स्तंभ कितने हैं इसमें, तो यहां पर लिख लेंगे स्तंभ 4 है। अब इसके बाद देखिए पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो देखिए पंक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप साइड से गिनती करेंगे। तो साइड से गिनती कीजिए, तो 1 2, साइड से आपको 2 लाइनें प्राप्त होती हैं, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2, यानी 2 पंक्तियां हैं इसमें। और स्तंभ कितने हैं, 4। अब इसके बाद मैं आप लोगों को आव्यूहों की कोटि के बारे में बता देना चाहता हूं। अब आप भली भांति स्तंभ एवं पंक्ति जान गए हैं कि आव्यूह में स्तंभ क्या होता है, पंक्ति क्या होती है। तो जितनी खड़ी लाइनें होती हैं उसे हम स्तंभों की संख्या कहते हैं, और जितनी पड़ी लाइनें होती हैं यानी क्षैतिज लाइनों में जो अंक लिखे होते हैं, तो जितने लाइनों में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। अब देखिए आव्यूह की कोटि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कोटि क्या होती है आव्यूह की, तो देखिए कोटि यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या यम और स्तंभों की संख्या यन हो, ठीक ना। यदि किसी आव्यूह में, मैं मान लेता हूं कि कोई आव्यूह है उसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, यम है, और स्तंभ कितने हैं, तो स्तंभ मैं मान लेता हूं कि यन है। तो पंक्ति यम है और स्तंभ कितने हैं, यन, यानी यम पंक्तियां और यन स्तंभ। तब हम उसकी कोटि क्या बताएंगे, तब आव्यूह की कोटि क्या होगी। यह बात आता है कि यदि पंक्ति यम हो और स्तंभ यन हो तो आव्यूह की कोटि क्या है। तो आव्यूह की कोटि को आप लिखेंगे यम गुणे यन। क्या लिखेंगे, यम गुणे यन, यानी कि यम इंटू में यन होगा। तो सिर्फ इतना ही आपको आव्यूह की कोटि कहलाएगी, ठीक ना। आपको इसका गुणा करके गुणनफल नहीं लिखना है, सिर्फ इतना गुणे के रूप में आपको लिखना है। यानी कि यदि यहां पर देखिए स्तंभों की संख्या 4 है, पंक्तियों की संख्या 2, तो देखिए सर्वप्रथम पंक्ति की संख्या लिखेंगे, उसके बाद स्तंभ की संख्या। इतना आपको रट लेना है कि कोटि में पहले पंक्तियों की संख्या होगी, उसके बाद स्तंभों की संख्या। तो यदि इस आव्यूह की कोटि कोई पूछे तो आप बता सकते हैं 2 गुणे 4। इस आव्यूह की कोटि क्या है, तो 2 गुणे के 4।
अब अवयव कितने होते हैं, यदि कोटि आपको पता है तो आप अवयव निकाल सकते हैं। जैसे यदि यम पंक्ति हो और यन स्तंभ हो तो आपको अवयवों की संख्या कितनी होगी आव्यूह में, तो m इंटू यन, यानी दोनों के गुणनफल के बराबर। तो देखिए इस आव्यूह में हम यदि अवयवों की संख्या ज्ञात करें, यानी अवयव कितने हैं, यानी उसमें तत्व कितने हैं, प्रविष्टियां कितनी हैं उसकी, तो यह ज्ञात करने के लिए यम और यन का गुणनफल कर दिया जाता है, यानी जो गुणनफल आता है वही अवयवों की संख्या होती है, यानी स्तंभ और पंक्तियों की संख्या गुणा ही, यानी गुणनफल ही अवयवों की संख्या होती है। देखिए यहाँ पर पंक्ति कितनी है 2 और स्तंभ कितने हैं 4, तो 2 चौका 8, यानी कि इस आव्यूह में कुल 8 अवयव हैं, यानी 8 तत्व हैं। आप गिनती कर सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल कितने तत्व हैं, यानी अवयव, तो 8 अवयव हैं। अब इसके बाद देखिए आव्यूह के अवयवों को दर्शाया कैसे जाता है, ठीक ना। आव्यूह के अवयवों को कैसे दर्शाया जाता है, तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक आव्यूह 1 2 3 और 4, तो देखिए सर्वप्रथम इसकी कोटि लिख लेंगे, तो कोटि क्या होगी, तो स्तंभ पहले पंक्तियों की संख्या लिख लीजिए 1 2, यानी 2 पंक्तियां हैं, और स्तंभ कितने हैं ऊपर से गिन लीजिए 1 2, यानी स्तंभ भी 2 हैं, यानी 2 गुणे 2 कोटि का यह आव्यूह है। अब देखिए इसके अवयवों को यदि सांकेतिक रूप में आपसे पूछ दे तो वह कैसे दर्शाया जाता है सांकेतिक रूप में अवयवों को, तो देखिए A11 A11 A12 A21 A22, ठीक। तो देखिए A11 यानी AIJ, स्मॉल आई है और स्मॉल जे है, ठीक ना, आई जे, ठीक ना, यानी आई क्या दर्शाता है पंक्तियों की संख्या, और जे किसे प्रदर्शित करता है तो स्तंभ को दर्शाता है। तो देखिए A11 का मतलब क्या है, यदि AI के स्थान पर हम A11 लिख दें AIJ के स्थान पर, तो इसका मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का तत्व। आपको क्या जानना है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का तत्व है वह, यानी अवयव। A11 का मतलब कि कोई आव्यूह है और उसमें पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का तत्व जो है उसे A11 से दर्शाएंगे, यदि AIJ के रूप में हमें दर्शाने के लिए बोले तो, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे आता है, ऐसे आपको आव्यूह दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका A12 या फिर A11 या फिर A21 या फिर A22 वाला तत्व क्या है उसे आप बताइए, ठीक, या फिर A12 का मान क्या है, A11 का मान क्या है, A21 का मान क्या है, A22 का मान क्या है, तो इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप तुरंत इसकी AIJ से तुलना कर देंगे, किससे, AIJ से तुलना कर देंगे, ठीक ना, आपको AIJ से तुलना करना है। अब देखिए आपको A आव्यूह दिया है, आपसे पूछा है A12 का मान क्या है, तो आप AIJ से तुलना करेंगे और I और J का मान प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए तुलना करेंगे तो I के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, यानी कि I बराबर आपका कितना आया 1, और J के स्थान पर क्या लिखा हुआ है तो 2, यानी J बराबर आपका क्या प्राप्त हुआ 2। अब देखिए अब आपको ध्यान देना है, आईवी पंक्ति यानी कौन सी पंक्ति है आईवी, यानी आई का मान 1 है, यानी पहली पंक्ति। अब देखिए जे क्या दर्शाता है तो स्तंभ को दर्शाता है, जे क्या दर्शाता है तो स्तंभ को, यानी पहली पंक्ति का तत्व है और दूसरे स्तंभ का तत्व है, जे बराबर 2 है ना, यानी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का तत्व कौन सा है
तो इसमें देखिए पहली पंक्ति ये है और दूसरा स्तंभ यह है। तो अब यहाँ पर जो बीच में आ गया तत्व वही A12 है, यानी A12 का मान यही है। यानी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ में आपका है 3। तो इस प्रकार से आप तत्वों को खोज करेंगे। आपसे यदि आव्यूह दे दिया जाए और A12 या फिर A22 जो भी आपसे पूछा जाए तो उसका मान आप इस तरह से AIJ से तुलना करेंगे। I यानी कि पंक्ति, J यानी कि स्तंभ। तो देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का तत्व है 3। तो अर्थात A12 का मान कितना है? तो 3 है। A12 का मान कितना है? 3। यानी A12 बराबर हम लिख सकते हैं 3। इस आव्यूह के अनुसार तो आव्यूह अलग अलग होंगे और ये सब वही रहेंगे A12, A33। ठीक, तो इस प्रकार से आपको मिलेगा क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद आव्यूह के प्रकार मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए सर्वप्रथम पहला मैं प्रकार बताना चाहूंगा स्तंभ आव्यूह। पहला प्रकार है हमारा स्तंभ आव्यूह। ठीक, तो देखिए स्तंभ आव्यूह की परिभाषा आप सुन लीजिए ध्यान से। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह। ठीक ना, ध्यान सुनिएगा। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो या फिर केवल एक स्तंभ वाला आव्यूह ही स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं एक आव्यूह 1, 4, 5। तो देखिए इसमें स्तंभ गिनेंगे तो एक ही स्तंभ है और पंक्तियों की संख्या गिनेंगे तो 1, 2, 3, यानी पंक्तियों की संख्या एक से अधिक होगी और स्तंभों की संख्या केवल एक होगी। स्तंभ की संख्या कितनी होनी चाहिए? केवल एक। यदि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो तो उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब देखिए स्तंभ आव्यूह की कोटि यदि निकाला जाए यानी यम पंक्ति और स्तंभ कितना होगा? एक, क्योंकि स्तंभ हमेशा एक रहेगा स्तंभ आव्यूह में, इसलिए स्तंभ आव्यूह की कोटि हम यम गुणे यन से दर्शाते हैं। स्तंभ आव्यूह की कोटि को यम गुणे वन से दर्शाते हैं, यानी पंक्तियां कितनी भी हो सकती हैं लेकिन स्तंभ केवल एक होगा। तो ऐसे आव्यूह को हम कहेंगे स्तंभ आव्यूह। अब देखिए दूसरा हमारा आता है पंक्ति आव्यूह। यदि स्तंभ आव्यूह है तो आप सोच सकते हैं कि पंक्ति आव्यूह भी होगा। तो स्तंभ आव्यूह के समान ही इसकी भी परिभाषा है, यानी पंक्ति आव्यूह, यानी रो मैट्रिक्स, इंग्लिश में बोले तो रो मैट्रिक्स। अब देखिए पंक्ति आव्यूह का मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। स्तंभ आव्यूह के समान ही इसकी भी परिभाषा देंगे। तो स्तंभ आव्यूह में क्या था कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पंक्ति आव्यूह। तो इसकी परिभाषा आप देंगे ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ठीक ना, एक से अधिक, दो से अधिक, मतलब जहां तक मान सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं 2, 4, 6, 8। अब देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? तो पंक्तियों की संख्या 1, क्योंकि क्षैतिज लाइन एक ही है। लेकिन यदि ऊर्ध्वाधर लाइनों की हम संख्या गिने तो 1, 2, 3, 4, यानी 4 स्तंभ हैं। और इसकी कोटि क्या हो जाएगी? यानी पंक्ति गुणे स्तंभ होता है कोटि, ठीक ना, यानी 1 गुणे 4। तो इसके अनुसार आपका पंक्ति आव्यूह का कोटि क्या होगी? तो 1 गुणे n, यानी कि पंक्ति की संख्या तो आपकी निश्चित है कि पंक्ति आव्यूह यदि है तो उसमें केवल एक पंक्ति होगी, लेकिन स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, यानी एक से अधिक होगी, यानी उसे हम n मान सकते हैं।
यानी पंक्ति आव्यूह की संख्या क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह यानी कि 1 गुणे n। इसकी कोटि क्या होगी? 1 गुणे n। अब इसके बाद देखिए आपका आता है तीसरे नंबर पर वर्ग आव्यूह, ठीक ना, वर्ग आव्यूह। तो ध्यान दीजिएगा ये सब प्रकार जो हैं इन पर। तो देखिए स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह हो गया। अब इसके बाद हमारा तीसरा है वर्ग आव्यूह, ठीक ना, तीसरा हमारा है वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, इंग्लिश में बोले तो स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसकी परिभाषा सुन लीजिए। तो वर्ग में आप जानते हैं जैसा कि इस प्रकार भी यदि समतल आकृतियों के रूप में हम परिभाषा दें कि ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाएं यानी सभी भुजाएं बराबर हों, तो इसमें बराबर होने के लिए क्या है आपके पास? तो इसमें बराबर होने के लिए आपके पास है स्तंभ और पंक्ति। तो आप यहां से इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि यदि किसी आव्यूह में स्तंभ एवं पंक्तियों की संख्या क्या हो? बराबर हो। स्तंभ एवं पंक्तियों की संख्या जब बराबर होगी तो उस आव्यूह को हम क्या कहेंगे? तो उस आव्यूह को हम कहेंगे वर्ग आव्यूह। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह। तो देखिए उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं 1 2 4 और यहाँ पर 6। तो देखिए इसमें यदि पंक्तियों की संख्या गिना जाए यानी 1 2 2 क्षैतिज लाइनें हैं यानी पंक्तियों की संख्या कितनी हुई? 2। और स्तंभों की संख्या गिना जाए यानी ऊर्ध्वाधर लाइनें, तो ऊर्ध्वाधर लाइनें आपकी 2 है यानी 2 गुणे 2, ठीक। यानी कि 2 पंक्तियां भी हैं और 2 स्तंभ भी हैं। यानी जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होगी तो आपका वह कौन सा आव्यूह कहलाएगा? वर्ग आव्यूह, ठीक ना। तो आपका क्लियर हुआ वर्ग आव्यूह। और एक प्रकार से और परिभाषा दे सकते हैं कि यदि यम बराबर यन, यदि यम गुणे यन कोटि का कोई आव्यूह हो और यम बराबर यन हो तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह। क्योंकि जब यम बराबर होगा यन के, यानी यम क्या है? पंक्तियों की संख्या और यन स्तंभों की संख्या। तो जब यम और यन बराबर होंगे यानी पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होगी तो आपका वर्ग आव्यूह स्वाभाविक ही होगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर देखिए पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है, अतः यह एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह कोटि क्या होगी? यम गुणे यम, या फिर इसे एक और भाषा में कहते हैं यन कोटि का आव्यूह, यानी इसकी कोटि सिर्फ यन से दर्शा दी जाती है वर्ग आव्यूह की। यदि 2 स्तंभ होंगे तो सिर्फ लिखा जाएगा कि एक 2 कोटि का आव्यूह है, ठीक ना। तो सिर्फ यन इसका कोटि होती है, तो कोटि को सिर्फ यन से भी दर्शा दिया जाता है। तो यहां पर भी ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए चौथा प्रकार है आपका। तो चौथा प्रकार है आपका विकर्ण आव्यूह। चौथा आपका प्रकार है विकर्ण आव्यूह। अब देखिए विकर्ण आव्यूह में क्या होता है। तो देखिए आव्यूह में चर्चा करें हम तो जो है विकर्ण केवल वर्ग आव्यूह का ही होता है। क्या? विकर्ण केवल वर्ग आव्यूह का ही होता है और किसी भी आव्यूह का विकर्ण नहीं होता। आव्यूह में यदि विकर्ण की चर्चा करें तो विकर्ण केवल वर्ग आव्यूह का होता है और किसी भी आव्यूह का विकर्ण आप नहीं खींच सकते हैं या फिर नहीं सोच सकते हैं कि उसका विकर्ण भी होता है, ठीक ना। तो अब देखिए विकर्ण की बात करें तो इसमें होता है कि मुख्य विकर्ण। क्या होता है? मुख्य विकर्ण। तो वर्ग आव्यूह यदि हम ले लें एक, जैसे यहीं पर मैंने लिया हुआ है 1 4 2 6, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसकी कोट स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान है इसलिए वर्ग आव्यूह है। अब देखिए इसमें मुख्य विकर्ण एक होता है, 2 विकर्ण होते हैं, ठीक ना। तो एक मुख्य विकर्ण होता है, तो मुख्य विकर्ण पर ही यहाँ पर चर्चा होगी। तो देखिए मुख्य विकर्ण कौन सा होता है।
तो यदि आप अपने सामने वर्ग आव्यूह लिए हुए हैं और आपको उसका मुख्य विकर्ण खोजना है कि मुख्य विकर्ण कौन सा है, तो आप बाएं हाथ को ऊपर कीजिए और दाएं हाथ के नीचे वाले कोने को मिलाने से जो विकर्ण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण। यानी बाएं हाथ के ऊपरी कोने और दाएं हाथ के निचले कोने को जब मिलाएंगे आप तो उसे मुख्य विकर्ण कहेंगे। ठीक, तो अब विकर्ण आव्यूह में सुन लीजिए, मुख्य विकर्ण आप समझ गए कि किसी वर्ग आव्यूह में बाएं हाथ के ऊपरी कोने और दाएं हाथ के निचले कोने को जब मिलाएंगे आप तो वह मुख्य विकर्ण कहलाएगा उस वर्ग आव्यूह का। अब देखिए विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, ऐसा आव्यूह, ठीक ना, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण को छोड़कर, यानी जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष तत्व जीरो हो, उसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। देखिए यहां पर मैं लिखता हूं विकर्ण आव्यूह के अनुसार, जैसे 1 2 और 0 0, ठीक ना, यानी इसका मुख्य विकर्ण को छोड़कर और सभी तत्व जीरो है। या फिर एक और उदाहरण है 1 0 0 0 3 0 0 0 2, ठीक है। तो देखिए इसका भी विकर्ण जीरो नहीं है, यानी विकर्ण को छोड़कर शेष सभी तत्व शून्य है। मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी तत्व जब शून्य होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह। अब इसके बाद देखिए आपका पांचवा है अदिश आव्यूह। पांचवा आपका है अदिश आव्यूह। अब पांचवा आपका आता है अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह किसे कहते हैं यह भी जान लीजिए। तो देखिए ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्णों के तत्वों के, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के तत्व समान हों, ठीक ना, उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए विकर्ण आव्यूह आप समझ चुके हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त से सभी तत्व क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। लेकिन अदिश आव्यूह में क्या है, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के तत्व सभी, विकर्ण के सभी तत्व समान हो यानी बराबर होने चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह। जैसे यहां पर यदि मैं 2 लिख दूं तो देखिए विकर्ण के तत्व समान हो जाएंगे, यानी दोनों तत्व समान है, अतः यह अदिश आव्यूह कहलाएगा। और यहां पर मैं मिटाकर लिखता हूं 3 और 3, तो यहां पर भी देखिए विकर्ण के सभी तत्व क्या है, समान है, अतः यह भी क्या होगा, एक अदिश आव्यूह होगा। ठीक, तो अदिश आव्यूह की परिभाषा ध्यान दीजिए, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी तत्व समान हों, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी तत्व समान हों उसे हम कहेंगे अदिश आव्यूह। अब देखिए छठवां आता है आपका इकाई या तत्समक आव्यूह, ठीक ना, इकाई या तत्समक आव्यूह। तो अब देखिए इकाई या तत्समक आव्यूह में क्या होता है, तो ऐसा अदिश आव्यूह, ठीक ना, जिसमें विकर्ण के सभी तत्व एक हों यानी इकाई हों। तो देखिए ये सभी परिभाषाएं एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, यहां पर भी ध्यान दीजिए कि ये सभी परिभाषाएं एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो देखिए इकाई या तत्समक आव्यूह क्या होता है, तो ऐसा आव्यूह, ऐसा अदिश आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी तत्व इकाई हों उसे हम क्या कहेंगे, इकाई या तत्समक आव्यूह। तो देखिए यहां पर मैं लिखता हूं इकाई यानी कि एक, इकाई का मतलब है एक, तो यह क्या हुआ, एक इकाई या तत्समक आव्यूह है। इसके बाद देखिए यहां पर भी मैं लिखता हूं एक एक और एक, यानी कि यह आव्यूह भी एक इकाई आव्यूह होगा या फिर तत्समक आव्यूह। इसके बाद आपका आता है अंतिम शून्य आव्यूह।
शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह आप समझ लीजिए ऐसा आव्यूह जिसके सभी तत्व क्या हों, शून्य हों। ऐसा आव्यूह जिसके सभी तत्व शून्य होंगे उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ पर 0 0 0 0 0, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आव्यूह मिलेगा जिसके सभी तत्व क्या होंगे, 0 होंगे, तो उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एवं शेयर जरूर करें, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आव्यूह के क्वेश्चनों को। तो अभ्यास 1 पढ़ाया जाएगा उसमें, ठीक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।